फर्ज कर दें एक लम्हे के लिए कि हम ठीक जगह पे नहीं खड़े हुए, हमारा नुक्ता नजर ठीक नहीं है, फर्ज कर दें एक लम्हे के लिए, तो क्या हमें नुक्ता नजर देने से रोक देंगे? ये ऐसी अजीब हुकूमत है, इनको शर्म ही नहीं आ रही। ये नहीं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये मजम्मत भी नहीं कर रहा है। शहबाज शरीफ को हुक्म पहुंचाया गया तुर्की में, तुर्की का दौरा भाड़ में जाए, इसके ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट जारी करो, तो शहबाज शरीफ से भी जबरदस्ती स्टेटमेंट जारी करवाया गया। ये बोर्ड इनसे घबराने वाला नहीं है, जो मर्जी कर लें, शुएब साहब डटे रहेंगे और इनके दिन थोड़े हैं, आप दिन गिने इनके। इमरान खान ने मीडिया के बारे में जो बात की है बिल्कुल 120% दुरुस्त की है। पाकिस्तान की ये सिचुएशन ही नहीं थी जिस तरह ये रिपोर्ट निकाले गई है। ये इंडिकेशन है कि इसका मतलब पाकिस्तान के खिलाफ इनके ख्यालात अच्छे नहीं है। अल्लाह ना करे जाने जाएं, माली नुकसान हो, लोगों की छत उनके ऊपर से छिन जाए, उसके लिए भी कोई इक़दाम और मैकेनिज्म होता होगा। मैं आपकी बात से टोटल एग्री करता हूं, लेकिन हादसे को भी अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रिकॉशनरी मेजर जरूर लिए जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, बोल्ड न्यूज़ ने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हक़ाइक़ को सही अंदाज तक आप तक पहुँचाया जाए। हमने हमेशा खबर को खबर की तरह ही रहने दिया है। हमने कभी किसी के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बोल समेत वो तमाम सहाफ़ी जो आज हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आज उनकी बात की है। आज उन्होंने जो जलसा किया शांगला बिशाम में, उन्होंने जिक्र किया आज ख़ास तौर पर उन तमाम सहाफ़ियों का जिसमें बोल न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ, साबिर शाह के वो तमाम सहाफ़ी जो आज हक और सच के साथ खड़े हैं। उनकी ना सिर्फ तारीफ की, बात की, बोल न्यूज़ की बात की, बोल के हेड शेख शेख की बात की, ये भी बताया कि उन पर ये तमाम तर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। हक और सच की आवाज़ जो बुलंद कर रहे हैं उन पर केसेस बनाए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा जल्द से मैं आपको सुनवाती हूँ और फिर हम उस पर तफसीलन बात करेंगे। किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, बोल्ड टेलीविजन उसका जो शुएब उनका जो हेड है उसके ऊपर केसेस। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं इमरान रियाज। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ वो मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे इमरान, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। जाहिर है जिस तरह आज आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह हक और सच के साथ आप, समी साहब और अरशद शरीफ तमाम सहाफ़ी खड़े हुए हैं और जिस तरह के मुकदमात का आप सामना कर रहे हैं, कितना मुश्किल है ऐसे वक्त में काम करना जब जमहूरियत के अलंबरदार बनने वाले लोग आप लोगों पर केसेस बना रहे हैं? चले फर्ज कर दें एक लम्हे के लिए कि हम ठीक जगह पे नहीं खड़े हुए, हमारा नुक्ता नजर ठीक नहीं है, फर्ज कर दें एक लम्हे के लिए, तो क्या हमें नुक्ता नजर देने से रोक देंगे? सही बात है। बात यह हो सकता है कि जो बात सलीम साफ़ी कर रहा है वो ठीक हो सकता है जो बात जो है वो आसमा शराजी या अहमद मीर कर रहा है वो बात ठीक हो, और जो बात हम कर रहे हैं हो सकता है वो बात गलत हो। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप हमें बोलने नहीं देंगे, हम पे मुकदमात बनाएंगे, हमारे घरों पे पुलिस भेजेंगे, छापे मारेंगे, हमें डिपार्टमेंट, यानी ये एक नई चीज है। इससे पहले पाकिस्तान में होता रहा है। पता क्या, हुकूमत हमें नहीं मार रही, हुकूमत पहले भी किसी को नहीं मारती थी। मारने वाले मारते हैं, ताकतवर लोग हैं बहुत, वो मारते हैं। जब वो मारते हैं ना तो हुकूमत बाज़ औक़ात मज़म्मत करती है, बाज़ औक़ात मुज़ामत करती है और बाज़ औक़ात इंजॉय करती है। ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसको इंजॉय कर रही है। यानी कल हम एक सेनेट की कमेटी में गए, हमारा केस वहां पे उठाया गया, तो तंग आकर मैंने फाइनली उनको ये कहा कि जी आप लोग मेहरबानी करें, कम से कम मजम्मत तो कर दें जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में। सही बात है। कमजोर सी मजम्मत आई तो सूरत यही है और ये ऐसे ही चलेगी। जिसको जो सूट नहीं करता वो कहता है वो दूसरा वो बात ना करे। इससे पहले पीटीआई के दौर में इतने मुकदमात पूरे दौर के अंदर दर्ज नहीं हुए, जिससे दुगने मुकदमात इस हुकूमत ने आते 1 महीने के अंदर अंदर दर्ज करवा दिए हैं। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया मुकदमात का इन्होंने, और मुकदमात भी बगावत के और गद्दारियों के और पता नहीं किस किस्म के इन्होंने मुकदमात लगा दिए।
तो जर्नलिस्ट वाले भी अपना काम करते रहे, अब भी करते रहेंगे। पीटीए के दौर में एक बड़ी मजे की चीज ये है कि जब भी किसी सहाफी के खिलाफ कुछ हुआ तो उनकी हुकूमत ने मजम्मत की और उनकी हुकूमत ने कहा कि हम सहाफी का साथ देंगे और उनकी हुकूमत ने उसका प्रेशर महसूस किया। ये ऐसी अजीब हुकूमत है, इनको शर्म ही नहीं आ रही। ये नहीं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये मजम्मत भी नहीं कर रहे हैं, ये सामने आकर कोई स्टेटमेंट देने के लिए भी तैयार नहीं, ये सिर्फ सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं कि क्योंकि ये सहाफी है, इनका नुक्ता है, अगर मारने वाले इनको मार रहे हैं तो चलो एंजॉय करो। तो ये ऐसा है, ये मुझे पता है हुकूमत हमें नहीं मार रही, ना यार भाई को हुकूमत मार रही है, ना बोल को हुकूमत मार रही है, ना समीर इब्राहिम को हुकूमत मार रही है। हुकूमत हमें मार पड़ता हुआ देखकर एंजॉय कर रही है। पीटीआई के दौर में ये होता था कि जब किसी सहाफी को मार पड़ती थी तो हुकूमत एंजॉय नहीं करती, बल्कि हुकूमत सहाफी के साथ इज़हार यकजहती करती थी। यहाँ ये फर्क है, मारने वाले और लोग हैं। अच्छा, एक तो हो गई हुकूमत की बात, अभी हमारी अपनी जो भाई हैं, हमारी ही बिरादरी से जिनका ताल्लुक है, जो हमारे ही सहाफ़ी हैं, जिस तरह वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जो मुहिम चला रहे हैं, उनका क्या, वो किस तरह की जर्नलिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल? ये जर्नलिज्म है ही नहीं, ये जर्नलिज्म है ही नहीं जो हो रही है। यानी आपका नुक्ता नजर से इख्तिलाफ है तो ठीक है, आपका हो, मेरा बेशुमार लोगों से है। हाँ। मैं कई सहाफियों को कहता हूँ कि यार इनके नुक्ता नजर से मुझे सख्त इख्तिलाफ है, लेकिन जब अहमद मीर को गोलियां लगी तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ था। जब ये इसको उठाकर ले गए थे, ये एक जो लड़का यहाँ पे इस्लामाबाद में होता है मतीउल्लाह जान जी, तो मैंने इसकी मजम्मत की थी। अब सार आलम को गोली लगी, मैंने उसकी मजम्मत की थी, हालांकि वो सहाफी नहीं, उसने खुद कहा मैं नहीं। तो इवन असद तूर के लिए आपने काफी आवाज उठाई थी। हाँ, अब मैं वो देखिए, हालांकि वो उस बच्चे के बारे में मैंने सुना है कि वो काफी बदतमीजी करता है, लेकिन मैंने उसको कभी भी उसके बारे में कोई नेगेटिव रिमार्क्स, एक लफ्ज या एक जुमला निकाल के, एक जुमला क्या एक वर्ड निकाल के दिखा दे कि मैंने उस बच्चे के खिलाफ भी बोला हो जो दिन रात मेरे खिलाफ बात करता है, मैंने कभी एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो हमारे तरीक़ाकार और तरबियत कुछ और है और इनका कुछ और है। इनको एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। रात से इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो समीर इब्राहिम साहब ने इंटरव्यू किया, उसमें तो 3 जुमले निकाल के सिर्फ, और वो जुमले दफ्तर है जहाँ से तैयार है, और इन सबको बता दिया गया कि इसके ऊपर आपने करना है। शहबाज शरीफ को हुक्म पहुंचाया गया तुर्की में जी कि तुर्की का दौरा भाड़ में जाए, इसके ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट जारी करो। तो शहबाज शरीफ से भी जबरदस्ती स्टेटमेंट जारी करवाया गया, हुक्म जो मिला था तो करना पड़ना था। तो अब ये 3 जुमले निकाल के पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। हालांकि इमरान खान की पूरी बात सुने तो आज से 12 साल पहले बराक ओबामा ने यही एक पूरी पिक्चर बनाई थी कि पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट पैदा किया जाए, अनारकी पैदा की जाए, इनको आपस में लड़वाया जाए, फौज और अवाम के अंदर खलीज पैदा की जाए और पाकिस्तान के टोटे किए जाए, और इनका जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो इनसे छीन ली जाए। ये उनका एक पुराना फार्मूला है। अमेरिका, इसराइल और इंडिया नहीं चाहते कि आप इन चीजों को एंजॉय करें या आपके पास ये डेटरेंस कायम रहे, एटॉमिक जो डेटरेंस है आपकी वो कायम रहे, वो नहीं चाहते। और इसके ऊपर बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्टें मौजूद हैं। वो बरमला के अगर वही बात इमरान खान ने की और इमरान खान ने कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि 3 टुकड़े कर दो इस मुल्क के, उसने खदशे का इजहार किया है कि खुदा ना करता ये हो सकता है। लीडर कौन होता है? जो फोर्स ही करता है, जो आगे देख रहा होता है दूर तक। देखें, इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान के मसले का और कोई हल नहीं है कि आप डायलॉग करें और अमेरिका यहाँ से निकल जाए। इमरान खान ने उनको बताई ये बात सन 2010 में, 10, 11, 12 इमरान खान उन्हें कहते रहे, उनको बात समझ नहीं आई और 2020 में 21 में वो जलीलो ख्वार होके वहां से निकले और उनको इमरान खान की बात समझते समझते 10 साल लग गए। लेकिन लीडर साहब है और यही तरीका है। इमरान खान ने कहा कि आपको पाकिस्तान में भी तालिबान के साथ मिलाकर मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, टीटीपी के साथ। सारे इमरान खान के खिलाफ हो गए। लेकिन अब इस वक्त पेशावर से एक वफद गया अफगानिस्तान जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने गया है। इमरान खान ने पहले फोर्स ही कर दिया था कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी मेरे खिलाफ हो जाए। बिल्कुल, उससे बहुत मजाक उड़ाया गया। उसने फोर्स ही कर दिया था और देखें सारे उसके खिलाफ यही हो रहा है जो बताया गया। आज तक जो चीजें बताई वो चीजें सही साबित हो गई ना। बिल्कुल, अभी वो फिर आपको बता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा तैयार है। बिल्कुल, और अगर आप बैंकरप्ट हो गए या आप दिवालिया हो गए तो सबसे बड़ा ये तो वो बात है ना जो फिलहाल है सूरत हाल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान रियाज हमारे साथ मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान ने, उसको भी एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है और ये कहा गया कि मुतालिका फोरम से रुजू नहीं
किया गया, इसमें वजह नहीं बताई गई कि मुतालिका फोरम से रुजू क्यों नहीं किया गया। और जाहिर है आगे खुद इमरान खान ये कह चुके हैं कि अब अगला लाहेमल मैं देर में दूंगा, ये धरना या लॉन्ग मार्च ये कब होगा, और उसमें फिर जाहिर जो केसेस हैं, जो सारी चीज़ें हैं उस पर जो सूरत हाल बनेगी खुद तहरीक इंसाफ के लिए वो क्या बनेगी, उस पर हम बात करेंगे। आज जो सूरत हाल रही जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो हिफाजत थी, जमानत थी, आज वो भी मंजूर हुई, राहदारी जमानत भी मंजूर हुई, दीगर रहनुमाओं की भी हुई। एक तरफ तो ये तमाम तर केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और बशमूल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर, दूसरी जानिब एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के लिए पेशगी दरख्वास्त, जिसको एतराज़ात लगाकर अब रजिस्ट्रार ने वापस किया है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले ही फैसला दे चुकी है। इसी पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ तो ये सारे केसेस चल रहे हैं, यानी कि जो उस वक्त लॉन्ग मार्च हुआ, जो तशद्दुद हुआ, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं बशमूल इमरान खान पर केसेस चल रहे हैं, उसकी जमानतें भी फिलहाल मंजूर हुई हैं। लेकिन अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे मदद कि भाई वो एक अथॉरिटी बन जाए, एक हिफाजत बन जाए। एक दरख्वास्त उन्होंने दी थी जिसको एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया गया है और उसी से जोड़ा था उन्होंने लॉन्ग मार्च को कि अब अगला लॉन्ग मार्च उसी फैसले के तहत होगा। अब एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। अब इसकी कानूनी तौर पर आगे क्या क्या सूरत हाल बनेगी इस दरख्वास्त की जिसको एतराज़ात लगाकर वापस किया गया है? देखिए, एतराज़ात नॉर्मली पिटिशंस को लग जाते हैं तो वो वापस नहीं होती। एतराज लग गया है तो उसकी चैम्बर अपील होती है, चीफ जस्टिस के पास उसकी अपील जाएगी और अक्सर ये एतराज़ात लगाते हैं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए हैं, आप मुतल्लिका फोरम पे नहीं गए। तो फिर वहां पे उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जी ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है। तो दिस इज अ नॉर्मल रूटीन। एतराज़ात लगते हैं और फिर चैम्बर अपील में एतराज़ात दूर हो जाते हैं और अलाउ कर दी जाती है पिटीशन। क्योंकि जो पिटीशन ऑलरेडी डिसाइड हुई थी उस पिटीशन में तो हुकूमत ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो राइट टू मूवमेंट है, राइट टू स्पीच है और राइट टू एसोसिएशन है कि आप कहीं भी एसोसिएट हो सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में फ्री मूवमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था कि किसी को रोका नहीं जाएगा। और ये ऑर्डर्स जो किए थे उन्होंने तो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं किए थे। तो आपने देखा होगा कि लाहौर में किस अंदाज में कंटेनर लगे, कराची में किस अंदाज में शेलिंग हुई और रोका गया, तो उस पर तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो उनका एक फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है, खास करके अब जब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ये बयानात दे रहे हैं कि आप अटक का पुल तो क्रॉस करें, हम आपको आने नहीं देंगे। और अगर वज़ीर आला केपी या गिलगित अगर वो क्या पाकिस्तान में मूवमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये तमाम हिदायत दे दी गई थी, ये हुक्म भी आ गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास। हमारे नाजरीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो दीगर भी कुछ मौज़ूआत हैं उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। एक तरफ मुल्क की मईशत की हालत ख़राब है, दूसरी जानिब जब इस पर बात की जाती है, आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने की कोशिश की जाती है। बोल न्यूज़ हमेशा हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करता है और सहाफ़ी भी बोल के हमेशा हक़ और सच की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह के बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, बोल पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान पे, अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, बोल टेलीविजन उसका जो शोएब उनका जो हेड है उसके ऊपर केसेस। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया। बोल ने तो हमेशा ही हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की है, लेकिन झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, हमेशा झूठे मुकदमात पर फंसाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बोल इनसे घबराने वाला नहीं है, जो मर्जी कर लें, शोएब साहब डटे रहेंगे और इनके दिन थोड़े हैं। आप दिन गिने इनका यही काम है, गंदे काम करना और बोल को, ARY को
दूसरे चैनलों को डराना। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कौम जिंदा कौम है, बेहतरी की तरफ जाएगी। ये जलील और रुसवा होंगे। 230 रुपए का घी बढ़ाया है इन्होंने एक दिन में। 30 शेख साहब, मूडीज की रिपोर्ट भी तो आपके सामने है, किस तरीके से जो मुकामी करेंसी है, गैर मुल्की करेंसी है, वो गैर मुस्तहकम। इमरान खान ने मीडिया के बारे में जो बात की है बिल्कुल 120% दुरुस्त की है। और मीडिया अब देखा भी वही। जी शेख साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह अवामी मुस्लिम, और उन्होंने इज़हार यकजहती भी किया है। उन्होंने इस बात को इंडोर्स भी किया है कि हमेशा बोलने हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की है और ये कभी आवाज़ जो बिल्कुल भी दबाई नहीं जा सकती। और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है नाजरीन कि आप तक हक़ और सच पहुँचाया जाए, सही तौर पर खबर पहुँचाई जाए। हमने कभी किसी का बयान सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश नहीं किया है। यही हमारी काविश है और ये काविश हम हमेशा करते हैं। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे और कराची का मशहूर सुपर स्टोर जिसमें लगी आग को 30 घंटों से ऊपर हो चुकी है और अभी तक ये आग बुझाई नहीं जा सकी है। एक रिहायशी इमारत है जिसके नीचे ये सुपर स्टोर कायम किया गया था। इसकी बेसमेंट जो कि पार्किंग के लिए दी गई थी उसको बाद में गोदाम में तब्दील किया गया। सूरत हाल क्या है, क्योंकि इमारत को भी खाली करवा लिया गया है, यहाँ पर लोग रहते हैं, रिहायशी इमारत है और एक शख्स जो है वो इसमें जाँ बहक और कई जख्मी भी हुए थे। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे कामरान मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, अभी क्या सूरत हाल है इस सुपर स्टोर में? आग पर काबू पाया गया अब तक? सुपर स्टोर जेल चुरंगी पर जो आग लगी थी उसको जो है अब तक जो है काबू में नहीं ला सका फायर ब्रिगेड का अमला। और इस वक्त भी जो है सुपर स्टोर की बेसमेंट में जो है आग इस वक्त भी भड़क रही है और उसको जो है बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड का अमला जो है 13 गाड़ियों के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। वाटर हाइड्रेंट पंप जो है कराची में वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज है और हम वक्फे से देख रहे हैं कि जो टैंकर है पानी के वो यहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे बेसमेंट को जो है टारगेट किया जा रहा है कि किसी तरह यहाँ से जो है आग बुझाई जा सके। हमारे जो फायर ब्रिगेड के ज़राए हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, जो अंदर जा रहे हैं, कुछ हद तक बेसमेंट के जो है अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की है। उनका कहना यह है कि जो बिल्डिंग है वो मखदूश होती जा रही है और बिल्डिंग का जो पिलर है उनके सरिये नज़र आने शुरू हो गए, लेकिन आग पर जो है अब तक काबू नहीं पाया जा सकता है। तो सूरत हाल जो है इंतहाई तशवीशनाक दिखाई देती है। फायर ब्रिगेड जो है अमली तौर पर यहाँ पर नाकाम नज़र आ रहा है। फायर ब्रिगेड के जानिब से दावा किया गया था सुबह के 5 से 6 घंटे में जो है आग पर काबू पाकर कूलिंग का अमल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इस हवाले से जो अब हमारी फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई है उनका कहना है कि आग पर कब तक काबू पाया जाएगा ये कहना जो है कबल इस वक्त है। फायर ब्रिगेड जो है अपनी पूरी ताकत, कुव्वत और मेहनत के साथ जो है आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। सूरत हाल है। कामरान मिन्हास, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। क्या सूरत हाल होती है जब आग को तीसरे दर्जे की करार दिया जाए, तो क्या टेक्निकल मामलात होते हैं आग बुझाने के लिए? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद इम्तियाज़ साहब जो कि फॉर्मर चीफ फायर ऑफिसर हैं, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जब किसी भी इमारत में, खासतौर पर रिहायशी इमारत हो, उसको कमर्शियली इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहाँ पर आग लगे और आग हो तीसरे दर्जे की, तो उस पर काबू पाने के लिए किस तरह के इक़दाम किए जाते हैं? अगर इस सुपर स्टोर की बात करें, इतने घंटे हो गए लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर फायर जो होती है वो टेक्निकल नहीं होती, ये फायर टेक्निकल फायर है। बेसमेंट में हमें रास्ता नहीं होता, लेकिन हमारे पास होते हैं ग्राउंड मॉनिटर्स, हमारे पास होते हैं इजेक्टर्स होते हैं, फोम हमारे पास जनरेटर होता है जिसकी वजह से हम धुआं निकालते हैं। हमारे पास 100 से गज 150 गज के बैग्स होते हैं जिनकी वजह से स्मोक बाहर आता है, इजेक्ट करते हैं हम उसको। तो वो टेक्निकल इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किए गए। ग्राउंड मॉनिटर्स को हम लेके जाते हैं, अंदर ड्रॉप कर देते हैं, जहाँ तो वो फंक्शन इस्तेमाल करते ही शुरू में स्मोक डिटेक्टर से स्मोक बाहर निकालते, तो ये जाके हम कवर कर लेते। दूसरी बात ये जो टेक्निकल गलती की गई कि हमने कहीं से दीवार तोड़ी है, ट्रायंगल ऑफ फायर को ब्रेक करना चाहिए। उस दीवार तोड़ने का नतीजा रिवर्स हुआ कि एयर मिली और एयर ने जो है ना मजीद फायर को बढ़ाया है।
हमें ये चाहिए था कि उसको ट्रायंगल ऑफ फायर को ब्रेक करते, हम इस हीट को कम करते, थ्रो करके ग्राउंड वाटर से इस्तेमाल करते, पानी को इस्तेमाल करते और फायरमैन क्रॉलिंग करते। प्लस हमने ये भी चीज देखने में आई है कि हमने ब्रीथिंग एपरेटस इस्तेमाल नहीं किया, फायरमैन क्रॉलिंग करने के जाने रही है होता ठंडा करने के लिए, ताकि वो मार्च कर ले। तो इम्तियाज साहब, ये जो चीजें आप बता रहे हैं डेफिनेटली ट्रेनिंग होती है ना, तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ये सबको पता होता है। ये पूरे फायर टेंडर जो वहां पर लगे हैं, उनको जो चला रहे हैं लोग, वो उनको ये सारी बातें मालूम होती हैं, तो फिर टेक्निकली उसको डील क्यों नहीं किया गया होगा? देखिए अनफॉर्चुनेटली जब आप कमांडर अगर कोई परेशान हो जाए मुखालिफ फौज को देख के या दुश्मन को देख के, तो वो अपने टेक्निक भूल जाता है। हमें ये करना चाहिए, स्टिल अभी भी वर्क ये है कि हमें इनसाइड जाए, हम ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करें। देखिए इतनी फ्लेम या हीट होगी, निकल नहीं सकती। दूसरी बात ये कि ये धुआं 2.5 फुट के ऊपर होता है। अगर हम क्रॉलिंग करेंगे अंदर, हम 5-5, 6-6 टीमों की बना दें और उनको स्प्रे करने के जो टेक्निकल तरीका है, जो हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि हम उन फायरमैन के 6-6 का बना के भेजें, उनको पानी के से बचे और ब्रीथिंग एपरेटस इस्तेमाल करें। हमने ब्रीथिंग एपरेटस इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम ग्राउंड वाटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम रॉलिंग नोजल इस्तेमाल नहीं कर रहे। फोम जनरेटर कंपाउंड है हमारा, जो 100 से 150 ग्लास का बैग होता है, उसमें हम इजेक्ट करते हैं धुएं को। इसी तरीके से पेट्रोल हमारे पास इजेक्टर है, मौजूद है, एग्जॉस्ट इजेक्टर मौजूद है, तो वाटर के थ्रू हम इसको बाहर निकालते हैं। तो जब तक धुआं में नेल बाहर नहीं निकालेंगे तो ये चीज कंट्रोल नहीं होगी। इम्तियाज साहब, मैं चाहूंगी आप साथ रहिए। जाहिर है जब इस तरह की इमारतें होती है, रिहायशी होती हैं, वो कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फिर एक नक्शा पास होता है, अगर एक जगह बेसमेंट के लिए दी जाए, वहां पर गोदाम बन जाए, तो उनको पूछने वाला कोई होता है या नहीं होता? ये कराची में पहला वाकया तो है नहीं। इसी पर हम बात करेंगे। फरहान खैसर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान है SBCA के। बहुत शुक्रिया फरहान साहब। सर, होता क्या है जब SBCA की तरफ से नक्शा पास होता है, एक इमारत बनती है, फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, कि इस पर कोई चेक एंड बैलेंस होता है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। इमारत का जब नक्शा पास होता है, उसके बाद ये बिल्डिंग ऑक्यूपाई होती है। ठीक है। जब ऑक्यूपेंसी हो जाती है, तो ऑक्यूपेंसी के बाद इस बिल्डिंग की एक मेंटेनेंस सोसाइटी बन जाती है। ठीक है। जो इसके इंटरनल सारे मामला चेक करती है कि कहाँ पर क्या चीज लगी हुई है, एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, फायर फाइटिंग लगा हुआ है, सेफ्टी लगी हुई है। ये सारी चीजें उस कमेटी की जिम्मेदारी होती है, जो उस बिल्डिंग की नॉमिनेटेड कमेटी होती है। अच्छा। अब अंडर कंस्ट्रक्शन SBCA चेक एंड बैलेंस रख सकता है, लेकिन वो बिल्डिंगें जो सालों से आबाद हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि उसमें रहने वाले। सॉरी टू कट यू, ये नॉमिनेटिंग कमेटी जो होती है, ये रिपोर्ट किसको करती है? देखें जी, हमारी होती है डेंजरस बिल्डिंग कमेटी, जो इन चीजों को इंस्पेक्ट करती है और वो रिपोर्ट करती है डायरेक्टर जनरल को, और डायरेक्टर जनरल फिर हायर फोरम पे रिपोर्ट करता है। अच्छा। और अगर जैसे कोई इमारत जिसको ये कहा गया हो कि इसकी जो बेसमेंट है वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगी, और उसको फिर गोदाम में तब्दील कर दिया जाए, और एक अरसे से वो गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो, कोई एग्जिट वहां पर ना हो, तो इसको देखा जाता है? कोई चेक एंड बैलेंस होता है इस तरह का? जी, अगर देखें ऐसी किसी चीजें, पार्किंग जो है वो रेजिडेंट्स के लिए अलॉट की जाती है। रेजिडेंट्स पार्किंग है, अगर रेजिडेंट्स को वो पार्किंग नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली रेजिडेंट को कंप्लेन करनी चाहिए इदारे में कि ये जो पार्किंग थी, ये अब अल्टीमेटली इसका मिसयूज हो रहा है, तो इसको चेक किया जाए। फरहान साहब, इतना बड़ा सुपर स्टोर है, इतने सालों से कायम है, ये चल रहा है, मेन रोड पर है, सबको मालूम है ये पार्किंग किसके लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से एक रिहायशी इमारत है, वो कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये तो नहीं कि छुप छुपा के ये सारा काम हो रहा होगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखें, जहाँ पर कमर्शियल स्टोर होगा, तो वहाँ बिल्डिंग का वो हिस्सा कमर्शियली अप्रूव किया गया होगा। अब उसमें अगर कोई देखें, अभी तो कूलिंग हो जाए तो हम इसके वेस्ट निकाल लें कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस फायर, वो हमें असर्टेन करने दें, हम बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि हमारी टीम को अभी एक्सेस ही नहीं मिल रहा। अच्छा चलें, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बाद में एक्शन लेंगे, लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी, कराची में मौजूद बड़े बड़े सुपर स्टोर्स जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो गैर कानूनी तौर पर ना सिर्फ तामीर हुए हैं, बल्कि कब्जा किया हुआ है ज़मीनों पर। उनकी जो पार्किंग्स हैं वो अलॉट नहीं की हुई गई हैं SBCA के जानिब से। उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि हम एक हादसे के मुंतज़िर रहते हैं? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, अगर आप कह रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन अगर आइडेंटिफाई कर देना आदमी किसी चीज को कि ये वाली जगह है
और इस पे मिसयूज हो रहा है, तो हम आप बेहतर पोजीशन में सर हमारा काम है सवाल उठाना। आपका एक इदारा है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, डेफिनेटली वो मीडिया के पास नहीं होगी। ये एक्शन तो आपको खुद लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जब तक निशानदेही प्रॉपर ना की जाए, क्योंकि हमारी टीम्स तो हफ्ते में 7 दिन एक्शन ले रही होती है, लेकिन वो उस जगह पे ज्यादा कंट्रोल एंड बैलेंस होता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चीजें होती हैं। यही मैं भी कह रही हूँ। अगर सालों से उसको जी, अगर कोई चीज सालों से यूटिलाइज हो रही हो तो देन उसका डिटरमाइन करना कि उस जगह हादसा क्यों हुआ। सर हादसे से पहले भी प्रिकॉशंस होते हैं कि हादसा कोई ऐसा रोनुमा ना हो, अल्लाह ना करे जाने जाएं, माली नुकसान हो, लोगों की छत उनके ऊपर से छिन जाए, उसके लिए भी कोई इकदाम और मैकेनिज्म होता होगा। मैं आपकी बात से टोटल एग्री करता हूं, लेकिन हादसे को भी अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रिकॉशनरी मेजर जरूर लिए जाएं, लेकिन जो होनी को टालना थोड़ा सर होनी को टाल सकते हैं अगर हमारे इंतजाम ठीक हो। आप मेरी हर बात से अग्री कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं, कोई आप लिस्ट बनाएंगे, कोई आप एक ऐसा सर्वे करवाएंगे पूरे शहर की इमारतों का जो गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हो या गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हो? हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ जाए, हम आपको पूरा शेयर सर्वे आपके साथ। सर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स कौन देगा फरहान साहब आपको? ये हमारी कमेटी होती है, डेंजरस बिल्डिंग कमेटी, और जैसे ही कूलिंग हो जाएगी तो उसके बाद ये अपने फैक्ट्स रिपोर्ट में 1 या 2 दिन में सबमिट कर देंगे। तो ऑब्वियसली हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर मैं इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। फरहान कैसर साहब तर्जुमान SBCA हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ मोहम्मद इम्तियाज साहब भी मौजूद थे। ये फॉर्मर चीफ फायर ऑफिसर थे। तमाम तर सूरत हाल पर हमने बात की और उम्मीद करते हैं कि हम एक और हादसा मुंतजर ना रहें। कराची की जो इमारतें मखदूश इमारतें हैं या फिर ऐसी तौर तरीके से बनाई गई हैं गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके, या फिर रिहायशी इमारतें जो कोई कमर्शियल तौर पर यूज़ हो रही हैं, उस पर नज़र रखना इदारों का काम है, SBCA का काम है, हुकूमत का काम है। हम सिर्फ नाजरीन सवाल उठा सकते हैं, हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन ये एक्शन लेना हमारा काम नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इदारे हुकूमत इस पर ज़रूर एक्शन लेगी और मुमकिन तौर पर पहले से ही ये सारे मामलात से निपटा जाएगा। अभी मैं बात करूंगी मूडीज़ की रिपोर्ट की, और मूडीज़ ने पाकिस्तान के जो आउटलुक है उसको मस्बत से मनफी कर दिया है। जो मकामी करेंसी है, जो गैर मुल्की करेंसी है, वो गैर मुस्तहकम हो रही है। बार बार इस पर बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त मुल्की करेंसी की कदर है वो मुस्तकिल गैर मुस्तहकम है और जो गैर मुल्की करेंसी है वो भी गैर मुस्तहकम है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास जो डेफिनेटली जो हमारी मुल्की मईशत की सूरत हाल है और हमारी पूरी मईशत इस वक्त इम्पोर्ट हुई है, तो हम इसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं? सरमायाकार इस पर कितना परेशान हो गया, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ बिजनेसमैन हैं अकील करीम डेडी साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया अकील साहब। आप किस तरह देखते हैं, ये मूडीज़ कह रहा है, बड़ा इदारा है, कि मुल्की करेंसी और गैर मुल्की करेंसी दोनों गैर मुस्तहकम है? मेरा ख्याल है कि मूडी की अगर इस रेटिंग को हम देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त इसकी जरूरत थी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इतनी बुरी हालत नहीं है कि इनको इतनी जल्दबाजी की जरूरत है, बल्कि हमने तो इसके ऊपर एक नोट भी निकाला है और उस नोट में हमने क्लियर बताया है कि पाकिस्तान की ये सिचुएशन ही नहीं थी जिस तरह ये रिपोर्ट निकाल ली गई है। ये इंडिकेशन है कि इसका मतलब पाकिस्तान के खिलाफ इनके ख्यालात अच्छे नहीं है। अगर मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि मेरिट पे ये रिपोर्ट नहीं बन सकती। तो अकील करीम रेड्डी साहब, आप तो मारूफ बिजनेसमैन हैं, इस वक्त बिजनेस की क्या सूरत हाल है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम ले लें, देखिए पूरी दुनिया में बिजनेस स्लो डाउन है जी। ऑयल प्राइस ने सबको परेशान रखा हुआ है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी सिचुएशन अभी इतनी बुरी नहीं है कि हमें नेगेटिव पे डाला जाए। अच्छा, मेरा ये कहने का मकसद है कि हम इसको इंशाअल्लाह ताला हमें IMF पैकेज मिल जाता है, चाइना के पैसे जो कि हमें मिलने ही मिलने हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान ने काफी डिसीजन लिए हैं और इम्पोर्ट। लेकिन हमारे इशू क्या है कि क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे नहीं आ रही है और पाम ऑयल की प्राइस नीचे नहीं आ रही। तो ये दो स्टॉक्स है ना जिनमें हमारा
इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। और ये भी तो देखिए सवाल उठाई जा रहा है ना कि अगर हम रूस से तेल खरीद लेते तो शायद इसका असर पड़ जाता। इंडिया में जिस तरीके से रूस से सस्ता तेल खरीदा गया, आवाम तक फायदा पहुंचाया गया। आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ेगा। हम अपने मुल्क को देखें, हमें एक मुल्क यहाँ से पता नहीं है, हमारे करीब नहीं है, हमारी नेबर के यहाँ से लेने में क्या है। जब इंडिया ले रहा है तो हम क्यों डर रहे भाई। और मैं तो ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, इमरान खान को कॉन्टेक्ट करना चाहिए, मुल्क की बात करें हम, कि सियासत को छोड़े और उनको कहेंगे जाए आप हमारे बिहाफ पे रशिया से डील करके आए जी। इस तरह के लेने की जरूरत है अब, वरना हम अपने मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। अगर हम इसी तरह आपस में नाराजगी लेके बैठे रहेंगे तो ये मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि रशिया अगर हमें 30% डिस्काउंट पे ऑयल दे रहा है तो हमारी पूरी इकोनॉमी में टर्न अराउंड आ जाएगा। इस वक्त मसला ये है आप कह रहे हैं ये बात, आपकी बात सुननी चाहिए। आप बड़े बिजनेस टाइकॉन है अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अकील करीम डेडी साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त आफात बुलाकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए, मुल्क की मईशत के लिए सोचना चाहिए। पूरे मुल्क में 7365 मेगावाट तक पहुंच गया है। बिजली घरों में नहीं आ रही है, लेकिन बिजली की कीमत में इजाफा करके आवाम को महंगाई का एक और टीका लगाया जा रहा है। ये है पुराना पाकिस्तान। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।